जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे मालूम है कि थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ था। दरअसल 5G का दावा करने वाली सरकारें अगर पूछा जाए तो हिंदुस्तान में 4G का नेटवर्क भी ढंग से नहीं दे पा रही हैं। बड़ा मुद्दा ये भी है। चलिए पर आज की शुरुआत में करता हूँ। और व्यवधान थोड़ा सा बीच में पैदा हुआ था। आज है 14 तारीख और बार है सोमवार। और सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा एपिसोड है ये 96वां एपिसोड है, यानी बहुत जल्दी हमारे अनछुए पहलू के 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं और आप और हम मिलकर के उसे सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे। चलिए आज की तमाम खबरें सवाई माधोपुर जिले और गंगापुर सिटी क्या कुछ घटित हुआ आसपास क्राइम में और इनमें, वो मैं अब आपको अपडेट दे देता हूँ। पहले शुरुआत करते हैं जिला मुख्यालय से यानी सवाई माधोपुर से। कल एक खबर हमने आपको दिखाई थी कि खंडार थाना क्षेत्र में चंबल नदी में मध्य प्रदेश के रहने वाले 4 जो व्यक्ति थे वो पिकनिक मनाने आए थे झरेल के बालाजी के पास में। और शराब के नशे में वो लोग जब चंबल नदी में नहाने लगे तो उनमें संतुलन बिगड़ा और चारों ही चंबल नदी में बह गए। लेकिन वहाँ मौजूद ग्रामीणों की मदद से 3 व्यक्तियों को तो बचा लिया गया, उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन एक व्यक्ति रविशंकर नाम का जो मध्य प्रदेश का रहने वाला था वो गहरे पानी में चला गया। और कल से आज तक यानी 24 घंटे तक कड़ी मशक्कत की SDRF ने और सिविल डिफेंस की टीम ने। कुल मिलाकर के 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद में आज उनका शव निकालने में पुलिस को कामयाबी मिली। बैरावड़ा कला पुलिस चौकी को उसको सुपुर्द किया गया और पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो ये जिला मुख्यालय से खंडार से खबर थी कि जो 4 व्यक्ति जो बहे थे उनमें से एक का शव आज 24 घंटे के बाद में मिल चुका है और वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रणथंभौर स्थित एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर रात को चोरों ने सेंधमारी कर ली, यानी 8 लाख रुपए से अधिक की शराब पर हाथ साफ कर लिया। बियर के बहुत सारे कार्टून थे जिन पर चोरों ने हाथ साफ किया। दुकान के जो मालिक नरू का उन्होंने बताया था कि वो रात को दुकान लगा करके गए और बाद में उनको किसी ने सूचना दी। चोरों ने उनकी दुकान की शटर ऊंची करके और इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इसकी जांच में जुट चुकी है और ये सवाई माधोपुर मुख्यालय की खबर है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आई है गंगापुर सिटी से। थाना कोतवाली पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल राजस्थान प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक अपराध शाखा इन दिनों एक चीज़ को लेकर बड़े सख्त नज़र आ रहे हैं। एक तो अवैध हथियारों का कारोबार और एक नशे का कारोबार। इसको लेकर के हमारे यहाँ के जो SP हैं सुधीर चौधरी जी, उन्होंने भी एक बड़ा अभियान चला रखा है और थाना कोतवाली लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। नशे को लेकर के लगातार धरपकड़ जारी है, वहीं अवैध हथियारों को लेकर के भी धरपकड़ इन दिनों जोरदार स्थिति में की जा रही है। अगर बात की जाए आज की, तो आज अपराधों को रोकने में और अवैध हथियारों को रोकने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली जब 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया अवैध हथियारों के साथ में। ये जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए अवैध हथियारों के साथ में, मुखबिर को सूचना मिली, थाना कोतवाली ने टीम बनाई और टीम बना करके उसके बाद में जब मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करके और दबिश दे करके गिरफ्तारी की गई तो उसमें 2 शख्स थे। पहला जो शख्स था कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर, उनमें पहला जो शख्स था दिलीप खान पुत्र मुंशी खान, रहने वाला टोकसी का है, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये लोको कॉलोनी में किराए से रहता था आरिफ फ़कीर के मकान में। इसको जब गिरफ्तार किया और इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर पुलिस ने जब्त किया। दूसरा आरोपी जो था वो पास के ही गाँव छावा का रहने वाला है। छावा का रहने वाला ये दूसरा शख्स देवी प्रकाश उर्फ कपिल पुत्र गिरधारी शर्मा छावा का रहने वाला है। इसको भी जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इसके पास से भी एक अवैध कट्टे की बरामदगी हुई। और जब पुलिस ने ज़्यादा जांच पड़ताल की तो तथ्य ये सामने आए कि ये लोग करौली से ला करके हथियार और यहाँ बेचते थे, आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने जब मोबाइल खंगाला कपिल का तो उसमें बहुत सारे ऐसे फ़ोटो भी थे जिनमें वो अवैध हथियारों के साथ में नज़र भी आ रहा था। तो पुलिस ने अवैध हथियारों के कानून के अंतर्गत इन पर कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया है और अब इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इनका जो तार हैं वो कहाँ से जुड़े हुए हैं और ये किन किन अपराधों में लिप्त हैं। इसके अलावा इनकी मुख्य जो जड़ें हैं अवैध हथियारों को लेकर के वो किन के साथ में जुड़ी हुई है। अब अगली खबर, आज सुबह हमने एक लाइव आपको दिखाया था पदम जी ने और वो खबर थी मुख्य बाजार की। क्या गजब लाठी डंडे चले साहब और लोगों की संवेदनशीलता ही बिल्कुल ख़त्म हो गई। पदम जी ने उसको लाइव भी दिखाया था। पदम जी, अचानक क्या कुछ घटित हुआ था? मुख्य बाजार की घटना थी ये, जहाँ नगर परिषद का पार्किंग बनी हुई है। दरअसल पार्किंग स्थल के पास में एक पप्पू नारायण जी का मकान है और जो उन्होंने पहले दुकानें बेच दी थी, 2-3 दुकानें बेच दी थी
और उन्होंने क्या एक पाइप ऊपर से निकाल दिया था बरसाती पानी निकालने के लिए। तो इस बात का विरोध दुकानदार ने किया और आपस में तू में हुई और तू में लाठियों में बदल गई। तो महिलाओं और पुरुषों ने जम करके लाठी डंडे चलाए और लोगों की भीड़ जो थी वो तमाशबीन होकर के पूरे मामले को देख रही थी। हालांकि बीच बचाव करने का प्रयास जरूर किया गया था और इस झगड़े में एक व्यक्ति का पप्पू नारायण जो है वो गंभीर रूप से घायल भी हुआ और उसी समय कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और कुल मिलाकर के 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और पप्पू नारायण जी को राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने उनके पर्चा बयान दर्ज कर लिए हैं। तो बड़ा मामला ज़रूर था और बड़ा अटपटा और आश्चर्यजनक भी लगा कि बीच बाज़ार में इस तरह की जो वारदात है वो हो रही है और आपस में लोग इस तरह झगड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी गंगापुर सिटी से। और फिर दूसरी खबर एक और लाइव आपको पदम जी ने दिखाई। दरअसल शारौली गांव में पट्टियों से भरी एक ट्रॉली पलट गई। ट्रॉली पलटने के बाद में उसमें जो बैठे हुए लोग थे वो उनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी पहुंचाया गया। लेकिन हद तब हो गई जब उनके पैरों से, उनकी चोटों से लगातार ब्लड निकलता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी राजकीय अस्पताल में ऐसी लापरवाही देखने को मिली कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो चिकित्साकर्मी था या कोई स्वीपर था या वार्ड बॉय था वो स्ट्रेचर लेकर के नहीं आया और हम लगातार उसको लाइव दिखाते रहे। पदम जी, बहुत बड़ी लापरवाही नजर आई राजकीय अस्पताल की। हमने जब भी जाते हैं सरकारी अस्पताल में तो 108 वाले का उनका कहना है कि हम तो हमारा काम पूरा कर देते हैं, लेकिन जो वार्ड बॉय है कभी भी स्टेशन आज तक नहीं लेके आया, हमें ही स्टेशन लेके आना पड़ता है और मरीज़ के तो परिजन उसको उठा के ले जाए। मतलब कतई बिल्कुल शर्म ही निकल गई वार्ड बॉय उनकी कतई, और कार्य करते ही नहीं। आधे घंटे तक उसके बिल्कुल वो तड़पता रहा, लाइव में देख रहे थे हम, और ब्लीडिंग बहुत हो रही थी उसके। काफ़ी लोगों की भीड़ होगी, काफ़ी लोगों ने गुस्सा भी जताया इस चीज़ पर। और इस दौरान जो पीड़ित व्यक्ति था उसके पैरों से बहुत ज़बरदस्त खून भी निकल रहा था, लेकिन आखिर में जो 108 एम्बुलेंस कर्मी थे उनकी मदद से ही स्ट्रेचर लाया गया और तब जाकर के पेशेंट को अंदर भिजवाया गया। तो राजकीय अस्पताल की एक घोर लापरवाही सामने आई है और इस तरह के मामलों में कहीं ना कहीं देखिए, जब हर व्यक्ति की अपनी एक ड्यूटी है तो आखिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं राजकीय अस्पताल से जिनका काम है स्ट्रेचर ला करके और मरीज़ को तुरंत संबंधित डॉक्टर के पास पहुँचाने तक की जो जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत संजीदगी के साथ में करना पड़ेगा। अब बढ़ते प्रशासनिक अधिकारियों से हमारा कहना है इस मामले में बराबर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एम्बुलेंस वालों का ये कहना है कि हमेशा हमारे साथ में ऐसा ही होता है, यानी जब भी एम्बुलेंस कर्मी देखो वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सजग होना पड़ेगा ताकि मरीज को समय पर चिकित्सा उपलब्ध हो सके, क्योंकि बहुत सारे मामले ऐसे हैं साहब जिनमें अधिक रक्तस्राव के कारण ही मौत होती है। तो इस बात पर कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महूकला अंडरपास के निर्माण को लेकर के अब मुहिम जो है, आंदोलन जो है वो बहुत तेज़ी से गति पकड़ता जा रहा है। जब कल हम महूकला गए थे तो हमने देखा था जगह जगह वहाँ पर बैनर लगे हुए हैं, अंडरपास का निर्माण कब होगा। आज लगभग 15 गांवों से ज़्यादा के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बैठक की है इस मामले में और कल उनका 44 गांवों के जो सरपंच हैं वो मिलकर के और विधायक महोदय को इस बारे में ज्ञापन ज़रूर देंगे। तो कुल मिलाकर महूकला अंडरपास की जो निर्माण का आंदोलन है वो अब कहीं ना कहीं गति पकड़ता जा रहा है और इस मामले को ठंडे बस्ते में रखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये बरसों पुरानी मांग है और कहीं ना कहीं अब सरकार को सचेतना भी चाहिए। कल जब हमने लाइव दिखाया था आपको और रामकेश जी से जब मुलाकात करवाई थी विधायक से, तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, मैं खुद इस मामले में सक्रिय हूँ और लगा हुआ हूँ कि महूकला अंडरपास का निर्माण होना ही चाहिए। और प्रतिवर्ष सैकड़ों मौतें होती हैं, क्योंकि जब उसमें पानी भर जाता है तो लोग फिर मजबूरन पटरियाँ पार करके और गाँवों को जाते हैं और बहुत सारे गाँवों का संपर्क है इस रास्ते से होकर के। तो कहीं ना कहीं संवेदना दिखानी पड़ेगी और इससे पहले कि लोग जुटें आपको कहीं ना कहीं सक्रिय होना पड़ेगा और अभी आंदोलन बड़ा रूप लेने को मुखर है, तैयार है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन ने आज किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के और पाँचना के पेच को सुलझाने को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। और पाँचना का पेच है वो लगातार चलता जा रहा है, उसमें मीटिंग लगातार होती जा रही हैं और अब कहीं ना कहीं वो लोग भी और किसान जो हैं वो भी बड़ी आंदोलन के मूड में हैं। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के, फसल खराबे को लेकर के, बिजली के बिलों को लेकर के भी आज प्रमुख मांगें उन्होंने रखी हैं मुख्यमंत्री से कि साहब किसानों को राहत दी जानी चाहिए और ये जो प्रमुख मांगें हैं किसानों की, इन पर कहीं ना कहीं सरकार को गौर करना चाहिए। तो ये मांग थी और किसान यूनियन की और इसको लेकर के आज ज्ञापन दिया गया था। अब बात करते हैं बामनवास की। राम सिंहपुरा में एक महिला के साथ मारपीट का जो मामला था वो भी अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है और भीम आर्मी ने आज इसको लेकर के ज्ञापन दिया है और उनका कहना है कि
7-8 दिन पहले ये घटना हुई थी, लेकिन बामनवास पुलिस ने अभी तक किसी भी नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि नामजद आरोपी जो हैं वो अब लगातार पीड़ित परिवार को डरा धमका भी रहे हैं। तो ये बामनवास पुलिस की लापरवाही नजर आ रही है। इसके अलावा भावरा में भी एक हत्याकांड हुआ था, उस गुत्थी को भी अब तक बामनवास पुलिस नहीं सुलझा पाई है। तो बामनवास पुलिस अभी तक बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जिनको करने में नाकामयाब रही है, और बामनवास पुलिस को सक्रिय होना पड़ेगा। जिस तरह गंगापुर सिटी पुलिस है वो अब लगातार सक्रिय हो रही है, काम कर रही है, कहीं ना कहीं बामनवास पुलिस को भी अपना इकबाल बुलंद करना पड़ेगा और कार्रवाई करके दिखानी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं बौली की तरफ से कि बौली की तरफ से क्या खबर आई है। तो मुख्यालय पर आज छठे दिन भी पूर्ण लॉकडाउन रहा, यानी जीरो मोबिलिटी रही, प्रतिष्ठान बंद रहे और व्यापारी निराश और मायूस नजर आए, क्योंकि उनका व्यापार धंधा सब ठप है। लेकिन इससे भी मना नहीं किया जा सकता कि बौली में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ते गए और इसी की वजह से ये काम करना पड़ा, ये लॉकडाउन संपूर्ण लगाना पड़ा, ये जीरो मोबिलिटी बौली में लगानी पड़ी। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द उन लोगों को निजात मिलेगी और राहत ज़रूर मिलेगी। अब आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर जब शिक्षक दिवस पर हमने आपकी मुलाकात करवाई थी शिक्षकों से, तो हिंदी दिवस है तो हिंदी साहित्य से और उर्दू जगत से जुड़े हुए कुछ ऐसे कवि हैं उभरते हुए हमारे पास में, हमारे साथ में आज, जो कहीं ना कहीं हिंदी के महत्व को और उर्दू के महत्व को, यानी वो जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको सामने आपके रखेंगे। और करौली के सपोर्टरा से भी क्राइम की एक बड़ी रिपोर्ट थी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार विष्णु भारद्वाज को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एक पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी और एसीबी ने ये कार्रवाई की है। कुल मिलाकर के एसीबी इन दिनों पूरे रंग में नजर आ रही है और लगातार ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती नजर आ रही है। चलिए अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं कुछ कवियों के साथ, और उससे पहले एक अपडेट और मैं आपको दे दूं कि कोरोना का मामला अब सवाईमाधोपुर जिले में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसकी चपेट में बहुत सारे दिग्गज आते जा रहे हैं। जिला कलेक्टर नुमल पहाड़िया, एसडीएम अनिल कुमार चौधरी सहित आज पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। टोंक सवाईमाधोपुर के सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया संक्रमित पाए गए हैं। चौथा बरवाड़ा में जो एसडीएम है वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यानी लाखों सुरक्षा के बावजूद भी, लेकिन इन लोगों की कनेक्टिविटी अदर लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, जुड़ाव ज़्यादा होता है, तो इसलिए शायद हो सकता है ये लोग जल्दी प्रभावित होते हैं। लेकिन हम इन सब के लिए दुआएं ज़रूर करेंगे और शुभकामनाएं भी हम देंगे कि आप जल्द से जल्द ठीक हों और वापस अपनी ड्यूटी पर लौटें और अपनी जिम्मेदारियों को फिर बखूबी अंजाम दें जैसे अब तक देते आए हैं। तो सुधीर सर आपको भी, और सांसद महोदय हैं आप भी, और चौथा बरवाड़ा एसडीएम है आपको भी, हमारी ओर से बहुत बहुत ये दुआएं हैं कि आप जल्दी से गेट वेल सून एंड कम ऑन ड्यूटी। तो ये है। चलिए अब मैं कुछ कवियों से, कुछ शायर से, कुछ गज़ल गायकों से आपकी मुलाकात करवाता हूँ आज जी न्यूज़ पोर्टल, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। तो चलिए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सब आइए, तनिष जी आप भी आइए, रविंद्र सर आप भी मुझे ज्वाइन कीजिए। तो पहले तो मैं इन सब का परिचय आपसे करवा देता हूं और उसके बाद में कुछ छोटी मोटी बढ़िया सी कविताएं और गज़लें इनसे ज़रूर सुनेंगे हम, ताकि ये जो माहौल है ना गर्मी का, बारिश के मौसम का इंतज़ार ज़रूर है लोगों को। बारिश हो नहीं रही गंगापुर सिटी में 4-5 दिन से, 8 दिन हो गए लगभग, और गर्मी बेइंतहा पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद कहीं ना कहीं अपनी गज़ल के माध्यम से ये लोग कुछ हुआ ज़रूर यहाँ छोड़ेंगे। सर सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएँ। विनय भारत शर्मा नाम है और रंगमंच प्रकाशन चलाता हूँ। वैसे संस्कृत टीचर भी हूँ और लगभग 10 साल साहित्य सेवा करते हुए हो चुके हैं। कई किताबें आ चुकी हैं, ऐसे ही प्रयासरत हूँ। चलिए, और दूसरे मेरे साथ है कि ऐसे युवा फनकार और कलमकार जिनकी खुद की गज़लें मैंने काफ़ी पढ़ी हैं और जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है, अच्छा लिखते हैं। जबकि एक बात और मैं बता दूँ, ये मेरिट होल्डर हैं, बहुत अच्छी जॉब इन दिनों कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक शौक़ है जो पनपा और उन्होंने इसे सजीव और मूर्त रूप दिया और कहीं ना कहीं अब बहुत अच्छी गज़लें ये लिखने लगे हैं। सर अपना परिचय दीजिए दर्शकों को। मैं तनेश जिंदल और मैं MNIT से बीटेक, फ़िलहाल पुणे में जॉब पे हूँ, और इसके अलावा मैं हिंदी और उर्दू में कुछ कविताएं करता हूँ। यही मेरे परिचय के लिए काफ़ी। और एक और हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, रविंद्र सर ज्वाइन कीजिए मुझे। ये हैं रविंद्र कोहली जी, और शायरी में काफ़ी अच्छा मुकाम रखते हैं, बहुत कुछ अच्छा लिखते हैं। रविंद्र सर अपने बारे में कुछ बताइए। मैं रविंद्र कोहली और मैं 13 साल की उम्र से शायरी से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं 13 साल की उम्र में पोइट्री लिखता था, कविताएं लिखता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैंने बहर सीखी उसके बाद मैं बिल्कुल कविता से हटकर शायरी से जुड़ गया। प्रतिभा मंच डॉक्टर असद निजामी साहब और कई सारे जो हमारे उस्ताद हैं उनका सहयोग मिला और आज छोटी मोटी शायरी कर लेता हूँ
3-4 किताबें, साझा संकलन भी मेरे आ चुके हैं और अब मेरी एक व्यक्तिगत पुस्तक भी आने वाली है जिस पर भी चर्चा चल रही है। और बस कुल मिलाकर के ये वो लोग हैं साहब जिनके पास कलम की ताकत है और अपने शब्दों को उस कागज़ पर उकेर करके और ये दिलों में घर बनाने की कुव्वत रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो ये है आज हिंदी दिवस है। अच्छा, सबसे पहले तो वो भाषा जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हिंदी की तो खैर एक अलग विषय है। एक समय हुआ करता था जब हिंदी ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी थी। आपने भी देखा होगा अजय जी कि लगभग सन 2010 की हम बात करें तो फेसबुक पर मैं उस समय जुड़ गया था, तो फेसबुक पर हिंदी का एक टाइटल बटन नहीं था। यानी हिंदी को भी हमको टाइप करना होता तो हम इंग्लिश लिखते थे, यानी इंग्लिश वर्डों को हम इंग्लिश करते थे, HINDI इस प्रकार से करके। तो आज के बाद जब हिंदी का जब प्रचार प्रसार हुआ तो आज फेसबुक पे हिंदी में भी हम लिख सकते हैं। तो हिंदी ने तो बहुत उन्नति की है आज देखा जाए तो उस समय लोग हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। तो जैसे जैसे हिंदी का वर्चस्व बढ़ा है वैसे वैसे आज उन्नति है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने हिंदी के लिए कहा है। तो जब हिंदी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब शुरू में भाषण दिया था तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हिंदी पे भाषण रखा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने जब शुरुआत की तो आज अंग्रेजी की जगह वो हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं। तब मैंने वहाँ से कुछ, मैं आपको 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताऊँ कि मैंने उस समय कुछ व्यंग्य सा लिखा था कि वो कभी हिंदी सुना दिया, वो कभी हिंदी सुना दिया, हमें इंग्लिश भुला दिया, ओ मोदी रे कैसा बना दिया जग सारा हिंदी बना दिया, अरे कैसा बना दिया जग सारा हिंदी बना दिया। और व्यंग्य देखें कि राहुल जी इंग्लिश बोलें, हिंदी हंसगुल्ले तोलें, कभी मशीन बनाएं, कभी बे आलू बोलें, दाम राफेल का गिनवा कर हमें गिनती ही भुला दिया, हमें गिनती ही भुला दिया, ओ मोदी रे कैसा बना दिया जग सारा हिंदी बना दिया। तो कुल मिलाकर के ये है कि हिंदी की अपनी एक ताकत है और अपना एक रंग और रस है। आप खुद हिंदी पढ़ाते हैं रविंद्र सर? हाँ मेरे है ना, और बदल गए उर्दू की तरफ? जी सर, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और उर्दू दोनों एक ही उससे जुड़ी हुई है। गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है और हिंदी से जुड़े हुए हैं हम पूरी तरह से। उर्दू के शब्द भी उसमें लिए जाते हैं। उर्दू एक तरह से हिंदी जो 7.5 लाख शब्दों का शब्दकोश है एक तरह से, तो उसमें तो हिंदी के साथ साथ उसमें उर्दू के भी है, हमारी देसी भाषाओं के भी हैं और अरबी फ़ारसी सब भाषाओं के शब्द देखने को मिलते हैं। और वो उर्दू भाषा के जो शब्द है वो एक तरह से तहजीब के, अदब के शब्द है, उनसे भाषा में जान आ जाती है। अच्छा, उर्दू की कोई बढ़िया सी गज़ल मुझे सुना दीजिए, मेरे दर्शकों को सुना दीजिए, जो कहीं ना कहीं उनके दिलों में बारिश की फुहार जैसा महसूस करवाए। जी, मैं गज़ल पेश करता हूँ। पहले एक कथा से शुरुआत करता हूँ। सुबह से शाम गर देखें तो आदत हो ही जाती है, सुबह से शाम गर देखें तो आदत हो ही जाती है, नज़र में गर हसीना हो मोहब्बत हो ही जाती है। मतलब ये युवाओं को धड़काने वाली गज़ल है कि नज़र में गर हसीना हो मोहब्बत हो ही जाती है। बच्चों कितना ही सोहबत से जुदा खुद को भी कर लो तुम, बच्चों कितना ही सोहबत से जुदा खुद को भी कर लो तुम, गली में मैं कदागर हो, गली में मैं कदागर हो तो आदत हो ही जाती है। ये एक बहुत पुराना कथा लिखा था। अब मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूँ तहत में। और अच्छा रविंद्र सर, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा। हाँ जी, उर्दू की गज़लों में आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित या प्रेरित किसने किया? मुनव्वर राणा साहब है, राहत इंदौरी हैं, ये वो फ़नकार थे साहब जिन्होंने उर्दू की जो शायरी है ना उसका जो टेस्ट है वो बदल दिया। जी, उर्दू की शायरी में अगर हम देखें तो राहत साहब हैं, बहुत अपने आप में हटकर सबसे अलग हैं।
उसके अलावा भी ये हम देखते हैं वसीम बरेलवी साहब हैं, बिल्कुल। और हसरत मोहानी जी हैं, और नज़ीर अकबराबादी जी हैं। तो उनकी शायरी में काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अच्छा, हमको। कितना कुछ लिख रहे हैं आजकल आप? जी मैं आपको पता है जैसा कि मैं एकेडमी चलाता हूँ, और पहले मैं इकोनॉमिस्ट एकेडमी हम चलाते थे। अब जैसे कि हमारा वहाँ से थोड़ा सा हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है, तो राजा एजुकेशन पॉइंट के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन लिया है। तो मैं पूरे दिन एकेडमी में व्यस्त रहता हूँ। फिर भी जब मन होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे गाँव भी जा रहा होता हूँ, रास्ते में मुझे कोई शेर कोई पंक्ति याद आ जाती है, तो मैं वहीं पे बाइक रोक के वहीं पे लिखने लग जाता हूँ। तो कई कबार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं रात को 9 बजे तक घर पहुँचता हूँ, क्योंकि जैसे जब तक मेरा शेर पूरा नहीं हो जाता, गज़ल पूरी नहीं हो जाती, मैं वहाँ से हिल नहीं पाता। अच्छा तनेश, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आप तो बड़े पढ़ाकू लड़के रहे हैं, मेरिट होल्डर भी रहे हैं, आए और फिर अब अच्छी नौकरी कर रहे हैं पुणे में। आपको इतना टाइम मिल पाता है कि आप कुछ अच्छी गज़लें लिख पाएँ? कॉलेज के टाइम पे काफ़ी टाइम मिल जाता था, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई इतनी करनी नहीं होती है। लेकिन अभी जब से जॉब लगी है उसके बाद फ्रिक्वेंसी गज़ल लिखने की काफ़ी कम हुई है। लेकिन ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई मुद्दा मिलता है जिस पे लिखा जा सकता है तो मैं लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने 1-2 गज़ल आपकी पहले सुनी थी, वो बहुत खूबसूरत लगी मुझे वो गज़लें। शायद कोई खिड़की वाला कोई ऐसा जिक्र था, या कोई ऐसा अकेली लड़की का या तन्हाई का ऐसा कोई जिक्र था। तो मुझे कोई ऐसी गज़ल आप अब हमारे दर्शकों को आप सुनाएं। चूँकि आज हिंदी दिवस है तो मैं हिंदी की 4 पंक्तियों से शुरुआत करने के बाद उसके बाद मैं गज़ल की तरफ रुख करना चाहूँगा। मुखवारिस से उद्धृत होकर नेत्र मार्ग से शनय शनय, वेरी गुड। मुखवारिस से उद्धृत होकर नेत्र मार्ग से शनय शनय, हृदय कलश में प्रेम की बूंदें आकर गिरती टप टप टप। मैं साधक मन देख रहा हूँ तट पर बैठी जोगन को, जिसके तलवे उछल रहे हैं नदी के सीने पे छप छप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो एक परिचयात्मक हिंदी कविता सुना के मैं कुछ शेर आपके नज़र करूँगा जी। मैं सीता जी के चरणों में, मैं वाल्मीकि के वर्णों में, मैं हूँ गांधी की लाठी में, मैं सदियों की परिपाटी में, मैं हूँ अजय, मैं हूँ अमर, मेरी आँखों में आग प्रखर, मैं समय से आगे चलता हूँ, मैं हर दिन राह बदलता हूँ। घर की छत दीवारों में रहता हूँ, चांद सितारों में, सब कर लो अपनी आँख बंद, मैं शून्य हूँ, मैं हूँ अनंत। मैं हूँ लाशों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, मैं भगत सिंह की वीरता, मैं चिर शांत गंभीरता, मैं ही बच्चों की क्रीड़ा हूँ, मैं हर प्राणी की पीड़ा हूँ। वैश्या के थके शरीर में जो उतरा है उस चीर में, या मन में घुटती चीखों में, बदले में मिलती भीखों में, चलते जीवन की धड़कन हूँ, मैं ही मृत्यु का बंधन हूँ। घायल मछली के घावों में, मैं हूँ कातिल के भावों में, पानी में जलती आग हूँ, मैं किन्नर का अनुराग हूँ। घायल मछली के घावों में, मैं हूँ कातिल के भावों में, पानी में जलती आग हूँ, मैं किन्नर का अनुराग हूँ। मैं मिथ्या हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं काव्य हूँ, मैं गद्य हूँ, मैं मौन हूँ, मैं नाद हूँ, मैं मैयत का अवसाद हूँ, मैं पूर्ण में भी शेष हूँ, मैं कौन हूँ तनेश हूँ। बहुत बढ़िया तनेश। और शब्दों का जो संकलन आपने किया है ना, वो लाजवाब है, वो बहुत बेहतरीन लगा है। और देखिए, शब्दों से ही तो खेलना है, वही करना है, चाहे वो एक कवि हो या एक शायर हो या गज़लकार हो, वो कहीं ना कहीं शब्दों से खेलता है। और कुल मिला करके ये है कि आज हमारे पास वक्त कम है, लेकिन कभी फुर्सत में आप लोगों से बहुत सारी बातें हम ज़रूर करेंगे, और बहुत सारी आपकी जो कविताएं हैं, गज़लें हैं, वो ज़रूर सुनेंगे। आपके लिए एक अलग से प्रोग्राम में जी न्यूज़ पोर्टल के जो हमारे डायरेक्टर हैं उनसे कहूँगा, और जो पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं उनसे कहूँगा कि वो एक अलग से एक अच्छा सा प्रोग्राम रखें, जहाँ इस तरह की छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं और ये युवा जो फनकार हैं, इनको एक मौका मिले और वो आकर के और अपने शब्दों के बाणों से आप सबको घायल कर पाएँ, और कहीं ना कहीं वो रस और वो रंग आपके जीवन में दे पाएँ। बाकी फिर भी हिंदी दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर, और आपने थोड़ा सा टाइम निकाला उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि शायद उतना वक्त मैं आपको नहीं दे पाया, लेकिन वक्त मिला तो तेरी जुल्फ़ें सुलझाऊंगा, अभी उलझाऊँ वक्त को सुलझाने में, ये किसी शायर ने कहा था। तो चलिए, मैं ज़रूर आपसे मिलूँगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं विदा लेना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भी मेरे ख्याल से बहुत लेट हो रहे होंगे, क्योंकि आज नेट की वजह से भी हमारे पास में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि हम लोकेशन बदलते रहे, वरना हमें इनफ टाइम मिलता तो कुछ और गज़लें आपकी ज़रूर सुनते। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं कि आप लोग जो भी लिखते हैं अपने शब्दों में उनको ढाल करके, और कहीं ना कहीं अगर हमारे पास भेजेंगे तो हम जी न्यूज़ पोर्टल पर उनको प्रकाशित भी करेंगे, उनको जगह भी देंगे, और कहीं अच्छी आवाज़ में उनको ज़रूर एक मंच देंगे हम। तो आप लोगों के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप उभरते हुए हैं, और लिखें ज़रूर। और तनिष बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग इनको तरजीह दें, एक दूसरे को महत्व दें, और गंगापुर सिटी यकीनन
काव्य की दुनिया में अपना नाम ज़रूर रोशन करेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और जी न्यूज़ पोर्टल का ये शुक्रिया। और ये 96वां एपिसोड था, बहुत जल्दी हमारा 100 एपिसोड पूरा होने वाला है। पदम जी कुछ समस्या मुझे बता रहे थे कि राजस्थान सरकार ने पूर्व में जो आरओ प्लांट लगाए उनमें फ्रीज़र अभी तक नहीं लगाए, जिससे आरओ प्लांट किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि ग्रामीणों को ठंडा पानी मिलता तो आरओ प्लांट से पानी ले जाते। ये तो सही बात है। और आप तो आरओ प्लांट की कह रहे हैं साहब, एक खबर तो हमने भी चलाई थी कि जितने ई मित्र अभी हाल ही में लगाए गए हैं, ई मित्र प्लस, वो सभी बंद पड़े, वो सभी बंद पड़े हैं। आप किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, चाहे वो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, चाहे एसडीएम ऑफिस है, चाहे नगर परिषद है, चाहे पुलिस थाना है, वहाँ लाखों की मशीनें लगा तो दी गई हैं, लेकिन वो काम लोगों के नहीं आ रही। तो आप बताइए कि फिर काम कैसे चलेगा? आप सिर्फ आरओ प्लांट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साहब जो ठंडे बस्ते में चली गई। आपको पता है चौराहों पर गंगापुर के फवारे चला करते थे, 1.5 साल हो गए सर, उनमें पानी भी नहीं दिखा और ना फवारे चलते दिखे। तो गौर करना तो बनता है और नगर परिषद को इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये है, नगर परिषद का आंखों में ही पानी नहीं है तो फवारे कहाँ से चलेंगे? हाँ, हमारे पदम जी कहीं ना कहीं सतसैया के दोहरे जो नाभिक के तीर और देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। तो आज हिंदी दिवस है तो मेरे अंदर से भी कहीं ना कहीं हिंदी निकल रही है। और अपने बच्चों को मैं ज़रूर इतना आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम बेशक इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हिंदी जो है ना वो उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता साहब, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती किसी से भी। और फणीश्वरनाथ रेणु, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और कवि नीरज, ये ऐसे लोग थे, मुंशी प्रेमचंद, इनकी कहानियों को बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, उनको सिखाएं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जिनमें संस्कार भी है, संस्कृति भी है, और उनमें आपको बिल्कुल सच्चा भारत नज़र आएगा। तो हिंदी दिवस की एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें। आपने लगातार आज की तमाम जो अपडेट हैं वो सुनी होंगी, देखी होंगी, और तमाम खबरें जो है वो आपको मिल गई होंगी। समस्याएं जो हैं उनको लेकर के हमने जो कल लाइव थी विधायक महोदय की, एक बात मैं आपको बता दूं, एक तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, अब तक के रिकॉर्ड कमेंट लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है। बिल्कुल, कल के रिकॉर्ड कमेंट सबसे ज़्यादा विधायक साहब की लाइव पर आए हैं, लगभग 800 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं उस पर। दूसरी बात कि उसके व्यूज़ भी सबसे ज़बरदस्त आए हैं। और तीसरी बात यह है कि आपका हर प्रमुख मुद्दा हमने कहीं ना कहीं विधायक साहब से ज़रूर पूछा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी साहब हमारी बात नहीं हुई, हमारी समस्या रह गई। दरअसल क्या है कि आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति से 867 सवाल तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर हमने सवाल ज़रूर किए, चाहे वो पाचना का मामला हो, चाहे वजीरपुर में कॉलेज की मांग हो, चाहे गंगापुर सिटी में सड़कों की मांग हो। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर हमने बिल्कुल उनसे जानकारी ली है, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे एक एक करके इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। और हम तो विधायक साहब को एक प्रस्ताव भी दे करके आए थे कल कि जो आप जन सुनवाई करते हैं क्यों ना उसे लाइव करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप तक जुड़ पाएँ, जो नहीं आ सकते कम से कम वो भी आपसे जुड़ पाएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल की जो लाइव थी उसको इतना प्यार और सम्मान देने के लिए आप लोगों के लिए। तो ये है, इससे बड़ा और कोई मुद्दा है नहीं आज के बाद, कोई और इसके अलावा कोई अपडेट है नहीं, और लगातार हम आपको अपडेट देते आ रहे हैं। इसी तरह का आप लोगों का प्यार मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हर लाइव को जिस तरह और तमाम जो न्यूज़ है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयरिंग में बहुत कमी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और फॉलो ज़रूर करें। दरअसल बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं कि साहब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो हमारी टीम उस पर काम कर रही है। जैसे मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि 250 ऐसे लोग थे जिनको बैन कर रखा था, तो उनको अब हमने अनबैन कर दिया है, उनके पास नोटिफिकेशन आने लग गई होगी। और भी लगातार हम ढूंढते हैं ऐसे जो हमारे दर्शक हैं जो बेचारे पिछड़ते जा रहे हैं, उनके पास में खबरें। हाँ, हमारी टेक्निकल टीम जो बता रही है कि वो 2500 ऐसे लोग थे। तो हमारी एक एक व्यक्ति पर नज़र है, तो आप भी ऐसी कोशिश करें कि एक तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब और फेसबुक पर हमारी खबरें वो लगातार आपको मिलती रहेंगी, और अपनी समस्याएं हमारे पास में भेजते रहें। हर समस्या का समाधान करना कहीं ना कहीं हम प्रयास ज़रूर करते हैं, और 100 एपिसोड होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे विदा लेने का, आपसे जुदा होने का भी थोड़ा सा मुझे रंज ज़रूर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आगे फिर प्रोग्राम लेके आएंगे। अच्छा अजय जी, शायरी, सर मैं शायर नहीं हूँ, मैं तो एंकर हूँ और सिंगर हूँ। हाँ, कभी मौका लगा तो सिंगिंग ज़रूर आपको सुनाऊंगा मैं, क्योंकि जब मैंने रेलवे लाइन की आपको कवरेज दिखाई थी ना, तब मुझे जो वह सांझ ढल रही थी, उस सांझ को लेकर के मुझे गाना ज़रूर याद आया था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए और सांझ की दुल्हन बदन चुराए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई चुपके से
तो वो एक ज़रूर मुझे याद आई थी, पर सुनाऊंगा ज़रूर आपको। और 100 एपिसोड होने वाले हैं, फिर देखते हैं किस नए फ्लेवर के साथ हम आपके सामने आते हैं, या फिर कोई नया प्रोग्राम हम लेकर के आते हैं, तो वो देखना ज़रूर होगा। लेकिन यकीन मानिए कि जो प्यार आपने अनछुए पहलू को दिया है ना, उसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। और जिस मुकाम पर आपने इस चैनल को पहुँचाया है, इसके लिए आप सब भी बधाई के पात्र हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार अपडेट आपको जी न्यूज़ पोर्टल देखता रहेगा। सबसे पहले सबसे तेज़ लाइव भी आपको जी न्यूज़ पोर्टल देता है, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे पदम जी। और मेरे ख्याल से पदम जी की अब बोली भाषा भी काफ़ी सुधर गई, हाँ अब काफ़ी सुधार हुआ है हमने जो लाइव देखी है उसके मुकाबले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।